बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 7 और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इसकी स्टेटमेंट है अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is illuminated by light of wavelength 3 into 10 to power minus 7 meter. Calculate threshold frequency and maximum energy of photoelectrons and stopping potential. इसमें जो तीनों टर्म्स हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आपने जब टॉपिक पढ़ा था तो बड़ी डिटेल में समझा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी जो लाइट मेटल सरफेस पर फॉल करे उस लाइट के फोटॉन्स के पास वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके उस मेटल सरफेस से रिमूव हो सकें। सो यहाँ पर पहले जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो जो डेटा है उसमें आपको वर्क फंक्शन गिवन है, क्योंकि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पोंडिंग एनर्जी को कहा जाता है, जिसे आपने यूं डिफाइन किया था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कौन देता था? इंसिडेंट फोटॉन्स देते थे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा है उसमें जो वर्क फंक्शन गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें जाउल में। आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जाउल के इक्वल होता है। सो आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपकी एनर्जी या वर्क फंक्शन की वैल्यू कन्वर्ट हो गई जाउल में 4.8 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। और जिस लाइट से आपने मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट किया उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। अब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी और ऑब्वियसली इसमें आपको हेल्प करेगा वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन इसी फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पोंडिंग एनर्जी को कहा जाता है। फिर आपने कैलकुलेट करनी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑब्वियसली मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी जब मेटल सरफेस पर फोटॉन्स फॉल करते हैं तो वो फोटॉन दो काम करते हैं। एक, उस मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन देते हैं और वर्क फंक्शन देने के बाद जो फोटॉन्स की एनर्जी बच जाती है वो अपीयर होती है एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है वो ऑब्वियसली इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी में से जब आप वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एनर्जी बच जाएगी वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपने कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आपने टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कनेक्टेड पोटेंशियल है उसे आप रिवर्स कर देते थे। और रिवर्स करने से क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से, अब उनके सामने नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और ये नेगेटिव रिवर्स पोटेंशियल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था? रिपेल करता था। और आपने आहिस्ता आहिस्ता इस नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाते थे तो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर आकर इमिट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए थे। क्योंकि इस पोटेंशियल ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया था, इसलिए इस रिवर्स नेगेटिव पोटेंशियल को कहा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऑब्वियसली इस नेगेटिव या रिवर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी, क्योंकि इस पोटेंशियल ने इमिट होने वाले मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया था। सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जिसके कोरिस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी V नॉट E किसके इक्वल हो जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ये वो 3 इक्वेशंस हैं जिन्हें आपने यूज करना है और पार्ट A, B और C में जो अननोन वैल्यूज हैं उन्हें आप कैलकुलेट करेंगे। पहले में जो कि आपके पास वर्क फंक्शन गिवन था और आप उसके कोरिस्पोंडिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वर्क फंक्शन का सिंबल होता है phi विच इज इक्वल टू HF नॉट। F नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। आपने इसको कैलकुलेट करना है तो H को आप लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा phi ओवर H। अब आपके पास
जो फाई की वैल्यू है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल, और जो डिनोमिनेटर में है वो है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को तो आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा वो है 7.2 इंटू 10 टू पावर 14। क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पर सेकेंड आएगा वो हर्ट्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7.2 10 टू पावर 14 हर्ट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, जिसमें आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। इसकी इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें आपने जस्ट अब डाटा पुट करना है। H अगेन प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 10 टू पावर माइनस 34, C है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 और वेवलेंथ की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, और आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो भी जाउल में आपके पास है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.83 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। जब आपने इसको डिवाइड किया इस फैक्टर से तो ये जाउल से एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा वो आएगा 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो आपने इस सिंपल इक्वेशन को यूज किया और इसमें आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ याद रखिएगा कि जाउल में जब भी आंसर आएगा और आपने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। अब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है V0E, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो चुकी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से आपने V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की विच इज़ 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन ही है। अब यहाँ पर आप जाउल में पुट करके इसको जस्ट कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पुट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1.14 वोल्ट आंसर आ जाएगा। और ये एक सिंपल तरीके से आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जस्ट डिवाइडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये था आपके पास आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन पीक इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो सन से रेडिएशंस एमिट होती हैं उनमें जो विजिबल पार्ट की जो पीक वैल्यू है उसकी वेवलेंथ आपको अगर गिवन हो तो आप बताएं कि सन का जो टेम्परेचर है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम है कि विजिबल पोर्शन की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो अराउंड 499.6 नैनोमीटर या आप 500 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। सो आपने इसमें विजिबल लाइट की जो पीक वेवलेंथ है वो यूज करनी है विच इज 499.6 नैनोमीटर, और आपने इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ सन को कैलकुलेट करना है। आपने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था जिसमें आपको वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशनशिप गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर एट अ गिवन कंडीशन इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट, और वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू थी 0.2898 10 टू पावर माइनस 2 मीटर केल्विन। आपने इस रिलेशनशिप को यूज करना है क्योंकि आपको वेवलेंथ गिवन है और आपने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। सिंपली आप यहीं से वेवलेंथ की वैल्यू को यूज करते हुए टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल मेथड से। यहाँ से आपने अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि पीक वैल्यू ऑफ विजिबल
स्पेक्ट्रम में आपके पास सन का टेम्परेचर क्या होगा, तो वेवलेंथ से आप डिवाइड कर दें। आपको कांस्टेंट की वैल्यू एक्यूरेट याद होनी चाहिए। वेवलेंथ आपके पास है 499.6 नैनोमीटर। सिंपली इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5800 केल्विन, या आप अप्रॉक्सीमेटली ये भी कह सकते हैं कि 6000 केल्विन। सो आपके पास जो सन का टेम्परेचर विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम की पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा 6000 केल्विन। ये था आज का सेकंड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल हमारा कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड है और इसमें स्टेटमेंट है अ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्स-रे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग? आपने जब कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था तो आपने पढ़ा कि अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑब्वियसली एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल पार्टिकल के तौर पर ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर जब एक एक्सरे फोटोन इंसिडेंट करता है और हमें जो सिचुएशन दी गई है उसमें ये कहा गया कि एक्सरे फोटोन 90 डिग्री पर स्कैटर हो गया। इसका मतलब जब ये एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका आफ्टर इंटरेक्शन जो स्कैटरिंग एंगल है वो ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर ये फोटोन स्कैटर हो जाएगा। इसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी और इस चेंज ऑफ वेवलेंथ की वजह से इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। और आपसे यही कहा गया कि जब वो स्कैटर हुआ 90 डिग्री पर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्स-रे आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग, यानी इसकी एनर्जी की वैल्यू आपने बतानी है आफ्टर 90 डिग्री स्कैटरिंग। क्योंकि एनर्जी का आपने फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे। पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। ये आपके पास इंसिडेंट फोटोन, यानी ये जो फोटोन है जो अभी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होगा, इसकी एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको स्कैटरिंग एंगल दिया गया 90 डिग्री। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन के डाटा में नहीं गिवन, लेकिन आपने इस वैल्यू को एज इट इज यूज करना है क्योंकि टॉपिक में आपने इसकी पूरी डेरिवेशन पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू है वो है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को क्योंकि हमने इस इक्वेशन में फिर यूज करना है यहाँ पर m0c² की जगह पर, सो इसे आप डाटा में लिख लें। आपने कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यानी इस फोटोन की एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगी। इसमें जो आप कॉम्पटन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की इक्वेशन यूज करेंगे वो ये है 1/f प्राइम इक्वल्स टू 1/f h/m0c², 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें f प्राइम ये वाली जब स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, f इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है और थीटा ये स्कैटरिंग एंगल है विच इज 90 डिग्री। अब इसमें आपने क्योंकि एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है और आप जानते हैं कि एनर्जी की इक्वेशन होती है hf, लेकिन यहाँ पर हमारे पास f प्राइम या f सिंपल फॉर्म में मौजूद है। सो अब आप क्या करेंगे कि इसे hf प्राइम और इसे hf में कन्वर्ट करने के लिए आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड h के फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमें डाटा में भी hf गिवन है, सो हम यहाँ पर hf होगा तो ये वैल्यू यूज कर सकेंगे। और हमने जो कैलकुलेट करना है वो है hf प्राइम, सो यहाँ पर भी hf प्राइम का फैक्टर होना चाहिए। सो आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे बाय h। तो जब आपने डिवाइड किया तो इट विल बी hf प्राइम इक्वल्स टू 1/hf। जब आप इस फैक्टर को h से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला h यहाँ पर जब h डिवीजन में आएगा तो उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच जाएगा आपके पास वो होगा m0c² एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास इक्वेशन आपके डाटा के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर hf प्राइम अननोन है, hf आपके पास गिवन है, m0c² भी आपने लिखा हुआ है डाटा में, थीटा आपके पास 90 डिग्री है। सो आपने सिंपली अब वैल्यूज को पुट करना है। hf की वैल्यू है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एज इट इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यूज को यूज कर लें, इन्हें किलो को जो प्रीफिक्सेस हैं उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि अगर आप KeV में ही वैल्यूज को यूज कर लेंगे तो फाइनल जो एनर्जी का आंसर है वो आपके पास डायरेक्टली ही किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो 1/50 और m0c² की वैल्यू है 511, 1 माइनस cos 90 डिग्री। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1/50 जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.02 और 1/511 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.95 इंटू 10 टू पावर -3 और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 90 होता है 0। सो यहाँ पर सिंपल सा एक फैक्टर आ गया। आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जितनी भी आपने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं ये सारी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। सो 1/hf प्राइम। अब आपने जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.02197 और ये ऑब्वियसली 1 माइनस 0 है। यहाँ पर 1/hf प्राइम है तो आपको जस्ट hf प्राइम की वैल्यू चाहिए। सो आप रेसिप्रोकल करेंगे तो hf प्राइम इज इक्वल टू 1/0.02957। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 45.5 और आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पर इसकी कन्वर्जन नहीं की थी, इसे एज इट इज KeV में यूज किया था। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डायरेक्टली 45.5 आ जाएगा। ये था आज का थर्ड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। इसमें यह पूछा गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अपनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनके सराउंडिंग में एक वेव पैटर्न एग्जिस्ट करेगा और उस वेव पैटर्न की जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है। इसमें जो डेटा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 200 वोल्ट। एज सच बाकी कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में नजर नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डाटा को यूज करना है सो आप डाटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी लिखेंगे और इसके साथ साथ जब आप डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट h और उसकी वैल्यू है 6.63 10 टू पावर -34 जाउल सेकेंड। सो आपने ये सारी वैल्यूज डाटा में मेंशन कर दी। अब आपने कैलकुलेट क्या करना था, वेवलेंथ कैलकुलेट करना था और इसके लिए आपने जो इक्वेशन यूज करनी थी वो डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन यूज करनी है विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। अब इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो जो v की वैल्यू है आपने जितना भी डाटा लिखा उसमें v की वैल्यू आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब हमारे पास अभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, लेकिन हमें मालूम है कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हैं Q डेल्टा V और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब इसमें आपके पास जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल है। सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए पहले हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ वो वेलोसिटी यूज करके हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सो पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन बनाते हैं। अब इसमें वेलोसिटी को आपने सेपरेट करना है तो इट विल बी v² इज इक्वल टू 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय m। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है एंड यू नीड सिंपली वेलोसिटी सो आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दें तो इट विल बी 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर आपके पास डाटा में सारी वैल्यूज गिवन हैं, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो आप इस सारे डाटा को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वेलोसिटी के लिए अब आपने डाटा पुट किया, 2 इंटू चार्ज है आपके पास 1.6 10⁻⁻19। पोटेंशियल डिफरेंस फिर आपने पुट करना है और उसकी वैल्यू है 200 और फिर आपने मास की वैल्यू से डिवाइड कर देना। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फैक्टर बनेगा दैट इज 7.025 इंटू 10⁻13। इसको जब आप अंडर रूट से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 8.38 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास जो वेलोसिटी मिसिंग थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास h, m, v ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। यू कैन कैलकुलेट वेवलेंथ। सो इक्वेशन 1 में जब आप डेटा पुट करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आएगी h डिवाइडेड बाय -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 एंड देन वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली थी 8.38 इंटू 10⁻6। इस फैक्टर को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.86 इंटू 10⁻10 मीटर। और आप जानते हैं 10⁻10 मीटर को आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। सो इट विल बी 0.86 एंगस्ट्रॉम। सो this is the value of wavelength for electron when the electron is accelerated through the potential difference of 200 volt. ये था आज का 10th न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का रेप्लिका ही है। सिंपल डिफरेंस ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था हमने 200 वोल्ट के अंदर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। और अगेन आपसे यही कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है तो फाइंड करें डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब मैंने डाटा लिखा है तो मैंने बाकी वैल्यूज नहीं लिखी, लेकिन आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो सारी डाटा वैल्यूज पुट करनी है। और अभी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ और वही डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन यूज करेंगे h डिवाइडेड बाय mv। अगेन आपके पास वेलोसिटी मिसिंग है, अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उस इक्वालिटी से आपने वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनाई थी उसे मैं अब डायरेक्टली यूज करूंगी और आप उस इक्वेशन से पहले वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी इक्वेशन में वेलोसिटी को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और वेलोसिटी की जो भी आपने प्रीवियस इक्वेशन में या प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने इक्वेशन यूज की वो थी 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय m। ये वही इक्वेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इक्वालिटी से वेलोसिटी की बनी थी। इसमें अब आपने डाटा पुट कर देना है। आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 50 वोल्ट का और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31। अब इस इक्वेशन को जब आप सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 4.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को आपने यहाँ पर यूज करना है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो इक्वेशन 1 से आपको क्या मिला जी? हमें मिला लैम्डा इज इक्वल टू h 6.63 10⁻34 है और आपने डिवाइड कर देना है मास 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी की यही वाली वैल्यू आप यूज करेंगे विच इज 4.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी 1.736 इंटू 10⁻10 मीटर। अगेन अगर आप 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी 1.736 एंगस्ट्रॉम।
सो ये था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 से रिजेंबल करता हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, अब का जो न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसमें आपको ये कहा गया द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड टू बी 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो है 0.003%। आपसे कहा गया फाइंड द अनसर्टेनिटी इन डिटरमिनिंग द पोजीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी है तो आप बताएं कि इस वेलोसिटी के साथ अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है विद 0.003% एक्यूरेसी, तो उसकी जो पोजीशन है उसको डिटरमिन करने में आप कितने अनसर्टन होंगे। इसमें आपके पास जो डाटा है दैट इज वेलोसिटी वैल्यू, फिर एक्यूरेसी गिवन थी 0.03% ऑफ दिस वेलोसिटी वैल्यू। सो यहाँ से पहले आप अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि आपने जो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है उसमें आप कितने अनसर्टेन हैं, कितने आप डाउटफुल हैं। सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विच इज डेल्टा वी, दैट इज 0.003% ऑफ द कैलकुलेटेड वेलोसिटी। सो आपने इस कैलकुलेटेड वेलोसिटी की एक्यूरेसी को यूज करते हुए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट की, दैट इज डेल्टा वी। तो इसकी वैल्यू आई 0.15 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो वैल्यू आपने वेलोसिटी की कैलकुलेट की है इसमें आप 0.15 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेन हैं। और इस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को यूज करते हुए आपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज डेल्टा एक्स। और इसके लिए ऑब्वियसली आप जो यूज करेंगे प्रिंसिपल वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ से अब आपने डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी h डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। और आप जानते हैं कि डेल्टा पी होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ से अब आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स। सो h की वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻31 और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी थी 0.15। सो जब आपने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व किया तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू आई 4.85 × 10⁻³ मीटर। यानी आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जब मेजर करेंगे तो आप उस पोजीशन की मेजरमेंट में अनसर्टेन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर 4.85 × 10⁻³ मीटर। ये था आज का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं अगेन फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज के लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है, बट ये एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी से लिंक्ड है। क्वेश्चन है द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड। What is its uncertainty in energy during this time? क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और इस एक्साइटेड स्टेट में रहने की जो टाइम की अनसर्टेनिटी है वो है 10⁻⁸ सेकेंड। अगर टाइम की अनसर्टेनिटी इन एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁸ सेकेंड है तो आप बताएं कि इस एक्साइटेड स्टेट में उसकी जो एनर्जी वैल्यू होगी उसमें आप कितना अनसर्टेन होंगे। इसके लिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप यूज करेंगे वो है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड दैट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। अब इसमें जो आपको जस्ट डाटा गिवन है वो ये है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम इन एक्साइटेड स्टेट वो थी 10⁻⁸ सेकेंड और आपने अनसर्टेनिटी इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई ये कैलकुलेट करना है। सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपने डेल्टा ई की कैलकुलेशन के लिए जब इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया तो इट विल बी h डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और जस्ट आपके पास जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और डेल्टा टी है 10⁻⁸ सेकेंड। ये जूल सेकेंड होता है और ये जस्ट सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आएगी
वो अप्रॉक्सीमेटली 6.63 इंटू 10 टू पावर -26 जूल आएगी। यानी आप इलेक्ट्रॉन की इस एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी वैल्यू से जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 6.63 इंटू 10 टू पावर -26 जूल। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ यूनिट 8 के सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।